दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। मैं आपको 1000 रुपए दूं और पूरा दिन भूखा रहने के लिए कहूं तो शायद आप ये सोचकर मान जाएं कि चल यार कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात है, 1000 रुपए मिल जाएंगे, अगले दिन कुछ अच्छा खा लूंगा। लेकिन फिर अगले दिन मैं आपको 1000 रुपए दूं और पूरा दिन भूखा रहने के लिए कहूं तो शायद आप नहीं मानेंगे। और 1% यदि आप मान भी गए तो शाम होते होते भूख की वजह से आपको इतना गुस्सा आएगा कि आप कहेंगे यार पैसा क्या भाड़ में, पहले मेरी भूख है। लेकिन फिर तब आप ये सोचकर रुक जाएंगे कि जहां एक दिन काट लिया, एक दिन और सही 2000 रुपए हो जाएंगे, अगले दिन कुछ पार्टी सार्टी कर लूंगा। लेकिन फिर अगले दिन मैं आपको 1000 रुपए दूं और पूरा दिन भूखा रहने के लिए कहूं तो शायद आप नहीं मानेंगे और गुस्से में कहेंगे भाई पैसा क्या भाड़ में, पहले मेरी भूख है, मेरे प्राण है। कहने का मतलब है कि कोई भी कीमत भूख से ज्यादा बड़ी नहीं होती। और भूख क्या होती है वो हमने इस लॉकडाउन में देखा है कि कैसे भूख की वजह से इस देश के निर्माता, इस देश के मजदूर जिन्होंने इस देश की सड़कों का निर्माण किया, वही इस देश की सड़कों पर हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुए और भूख की वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई। लेकिन यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा शख्स हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जिन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए, जिन्होंने लोगों के लिए 84 दिन तक ऐतिहासिक आमरण अनशन किया हो। जहां हमारे लिए एक दिन भूखा रहना मुश्किल होता है, वहीं एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने राजशाही की तानाशाही के खिलाफ 84 दिन का ऐतिहासिक आमरण अनशन किया था। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी के बारे में। वो सुमन जिन पर टिहरी जेल में हो रहे अत्याचार के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था टिहरी राज्य के कैद खाने पूरी दुनिया में मशहूर होंगे, लेकिन इससे दुनिया में रियासत की कोई इज्जत नहीं बढ़ेगी। वो सुमन जिन पर टिहरी जेल में बहुत से अत्याचार किए गए, बहुत सा अमानवीय व्यवहार किया गया, लेकिन उन्होंने कहा था अपने शरीर के कण कण को नष्ट हो जाने दूंगा, लेकिन टिहरी राज्य के नागरिक अधिकारों को सामंती शासन के पंजे से कुचलने नहीं दूंगा। वो सुमन जिन्होंने अपने जीवन का हर एक पल पल क्षण क्षण कण कर टिहरी राज्य के नागरिक अधिकारों के नाम कर दिया। जहां लोग गुलामी में सर झुकाए मरे हुए के समान थे, उन्हें सर उठाकर चलना सिखाया वो सुमन जिन्होंने अपने जीवन की हर एक सांस टिहरी राज्य के नागरिक अधिकारों के नाम कर दी और अपनी आखिरी सांस भी ली तो टिहरी को आजाद कराने के स्वप्न के साथ ली। वो सुमन जिन पर टिहरी राजशाही की तानाशाही में बहुत से अत्याचार किए गए, लेकिन उन्होंने कहा था तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते। जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, मोड़ा नहीं जा सकता, जो इसे झुकाया नहीं जा सकता, जो झुक नहीं सकता। आज मैं बात कर रहा हूं उन्हीं अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे टिहरी की जनता को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाने वाले महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी की मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कहानी शेयर करूंगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। तो यह वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और ज्यादा से ज्यादा टिहरी के इस वीर सपूत की कहानी को शेयर कीजिएगा। दोस्तों इस इंस्पायरिंग कहानी की शुरुआत होती है 25 मई 1916 को टिहरी गढ़वाल के चंबा के नजदीक पट्टी बमून के ग्राम जौल से, जहां पर पंडित हरराम बडोनी एवं तारा देवी के यहां बालक श्रीदत्त बडोनी का जन्म हुआ था। इनके दो बड़े भाई श्री कमल नयन बडोनी एवं श्री परशुराम बडोनी थे और इनकी बहन का नाम श्रीमती गायत्री देवी था। अब देखिए इनके पिता अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध वैद्य थे और वर्ष 1919 में टिहरी रियासत में हैजा की महामारी फैली। इनके पिता लोगों के इलाज में लग गए, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था और इनके पिता स्वयं इस बीमारी की चपेट में आ गए और मात्र 36 वर्ष की अल्पाई में उनका निधन हो गया। उस समय श्रीदेव सुमन मात्र 3 वर्ष के थे जब उनके सर से पिता का साया उठ गया। इसके बाद इनकी माता तारा देवी ने एडवर्स सिचुएशन को फेस करते हुए इनको पढ़ाया लिखाया। देखिए कहना बहुत आसान होता है कि इनका परिवार त्याग, समर्पण, बलिदान की एक मिसाल है। ये बहुत भारी भरकम शब्द है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचिएगा क्या बीती होगी इस महिला पर जिन्होंने अपने पति को इतने जल्दी खो दिया और बेटा भी मात्र 29 वर्ष की अल्पाई में शहीद हो गया। ये जो भावनाएं हैं ये किताबों में पढ़ने को नहीं मिलती हैं। अगर हम इन भावनाओं को समझ गए तो ही हम इनके सैक्रिफाइस और इनकी सैक्रिफाइस की इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। खैर अब बात करें इनकी प्राइमरी एजुकेशन की, तो ये इन्होंने चंबा से ही ली। इसके बाद 1929 में टिहरी स्थित मिडिल स्कूल से इन्होंने हिंदी मिडिल परीक्षा पास की और हायर एजुकेशन के लिए देहरादून चले गए और यहीं से ये नेशनल मूवमेंट से जुड़े। देखिए गांधी जी उस समय इफेक्टिव मास लीडर थे और गांधी जी के आह्वान पर 6 अप्रैल 1930 को पूरे देश में नमक कानून तोड़ा गया और देहरादून में भी आंदोलनकारियों ने नमक कानून को तोड़कर ब्रिटिशर्स को अपनी एकता और शक्ति का परिचय करवाया। और इन आंदोलनकारियों में एक 14 वर्ष का बालक भी शामिल था। जी हां, श्रीदेव सुमन। इस प्रकार श्रीदेव सुमन नेशनल मूवमेंट से जुड़े और उन्हें इस वजह से 14 दिन की हिरासत में रखा गया। अब बात करें इनकी पत्रकारिता एवं साहित्यिक जीवन की, तो देखिए देहरादून में पढ़ने के साथ साथ इन्होंने हिंदू नेशनल कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद ये लाहौर और दिल्ली चले गए और पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने रत्न भूषण एवं प्रभाकर की परीक्षाएं पास की और हिंदी साहित्य सम्मेलन से विशारद एवं साहित्य रत्न की परीक्षाएं पास की। इसके बाद अपने भाई परमानंद के अखबार हिंदू और फिर धर्मराज में इन्होंने पत्रकारिता में हाथ आजमाया। इसके बाद इलाहाबाद में राष्ट्रमत नामक अखबार के संपादन कार्य से जुड़े। अब देखिए पत्रकारिता के साथ साथ इन्होंने 1937 में सुमन सौरभ नाम से अपनी कविताएं
प्रकाशित की और इसके बाद से ही श्रीदत्त बडोनी को श्रीदेव सुमन के नाम से जाना जाने लगा। अब देखिए सेवाग्राम वर्धा में गांधी जी के संपर्क में आए और उसके बाद ये आजीवन गांधीवादी अहिंसावादी विचारधारा के समर्थक रहे। अब देखिए इतना पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद, इतनी डिग्रियां लेने के बाद और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद, गांधी जी के संपर्क में आने के बाद क्या किसी को गुलामी पसंद होगी? बिल्कुल नहीं। और यही श्रीदेव सुमन के साथ हुआ। जब ये अपने गांव पहुंचे तो टिहरी राजशाही की तानाशाही इनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। इन्हें लगने लगा कि हमारे महाराज जनता के महाराज नहीं बल्कि अंग्रेजों के गुलाम है, क्योंकि राजशाही द्वारा जनता पर बहुत से कर, पोन टोटी कर, बड़ा बेकार कर एवं अन्य कई प्रकार के कर लगाए गए और उन पर बहुत सा अत्याचार किया जाता था। अब देखिए छोटे से गांव से आने वाले इस बड़ी सोच के आदमी ने राजशाही के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और 1938 में इनके द्वारा जनता को इन जुल्मों से मुक्ति दिलाने के लिए और अलग राज्य की स्थापना के उद्देश्य को लेकर गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई। इसके बाद 5-6 मई 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में कांग्रेस का जिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित आदि नेताओं ने भाग लिया और इसी सम्मेलन में श्रीदेव सुमन ने अपने ओजस्वी भाषण में गढ़वाल क्षेत्र की एकता के बारे में कहा था, यदि गंगा हमारी माता होकर हमें मिलाने के बजाय 2 हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे। अब देखिए श्रीदेव सुमन एक महान क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी आदमी विचारों से बनता है और विचार के लिए अध्ययन बहुत जरूरी है। देखिए भगत सिंह भी सिर्फ पिस्तौल चलाकर या बम फेंककर क्रांतिकारी नहीं बने, वे अपने विचारों से क्रांतिकारी बने। भगत सिंह ने भी कहा था व्यक्तियों को मारा जा सकता है, उनके विचारों को नहीं। और बड़े बड़े साम्राज्य तबाह हो जाते हैं लेकिन विचार नहीं। और अपने इन्हीं विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए श्रीदेव सुमन ने भ्रमण कार्य शुरू किया। फिर इनके द्वारा 23 जनवरी 1939 को दौलत राम एवं नागेंद्र दत्त सकलानी आदि के साथ मिलकर टिहरी राजा प्रजामंडल की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना के समय इन्होंने कहा था, यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना ही श्रेयस्कर है। इनके द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा था। यह बात राजशाही को पसंद नहीं आई और इसलिए प्रशासन द्वारा सभाबंदी कानून यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ एसोसिएशन एक्ट लागू किया गया, जिसके अनुसार कोई भी सभा या संस्था टिहरी रियासत में काम नहीं करेगी और जो भी संस्थाएं बनाई गई हैं उन्हें अमान्य और गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार प्रजामंडल को भी अमान्य घोषित किया गया। इन्होंने काफी प्रयास किया कि प्रजामंडल को वैध घोषित किया जाए, लेकिन इनकी एक नहीं सुनी गई और इसलिए 19 मार्च 1941 को देहरादून में प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें इन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन टिहरी में प्रजामंडल की स्थापना होकर रहेगी। अब देखिए इसी उद्देश्य को लेकर जब 30 अप्रैल 1941 को टिहरी पहुंचे तो रियासत की पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 दिन तक नजरबंद कर दिया गया और टिहरी आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद ये प्रजामंडल की सफलता एवं इस पर वार्ता के लिए गांधी जी को मिलने सेवाग्राम वर्धा पहुंचे। 1942 में पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा और इसी आंदोलन को हिमालय प्रांतों में पहुंचाने के लिए ये वापस लौटे, लेकिन देवप्रयाग में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब प्रशासन इनसे इतना डरता था कि इन्हें 10 दिन ऋषिकेश जेल में और 2.5 महीने देहरादून की जेल में और लगभग 1.25 साल आगरा की सेंट्रल जेल में रखा गया। इसके बाद 19 नवंबर 1943 को 15 महीने की जेल के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया और टिहरी आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन ये फिर भी नहीं रुके और जनता को जागरूक करते रहे। जब 27 दिसंबर 1943 को इन्होंने टिहरी में प्रवेश करना चाहा तो पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया और 30 दिसंबर को जेल में डाल दिया गया, लेकिन इन पर इस समय बहुत से अत्याचार किए गए, बहुत सा अमानवीय व्यवहार किया गया, माफी मांगने के लिए मजबूर भी किया गया, लेकिन इन्होंने कहा तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते। इसके बाद 21 फरवरी 1944 को इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, लेकिन किसी भी सरकारी वकील को इनकी पैरवी करने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए इन्होंने अपने केस की पैरवी स्वयं की। इन पर राजा के खिलाफ घृणा, द्वेष, विद्रोह का आरोप लगाकर 2 साल की सजा एवं 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके संदर्भ में अपने पर लगे झूठे आरोपों के बारे में इन्होंने कहा था, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास होने के कारण मैं किसी के प्रति घृणा, द्वेष या विद्रोह का भाव नहीं रखता। इसके बाद तो टिहरी जेल में इन पे बहुत से अत्याचार किए गए जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अमानवीय व्यवहार किया गया, इन्हें सोने के लिए गीला कंबल दिया जाता था और इन्हें बहुत भारी भारी बेड़ियां पहनाई गई। नित्य क्रियाओं के लिए और खाने के लिए एक ही बर्तन दिया जाता था और खाने की रोटी में कांच और रेत मिलाई जाती थी। इस प्रकार इन पे बहुत से अत्याचार किए गए। एक आम इंसान होता तो कब का टूट जाता, लेकिन जो टूटे नहीं, झुके नहीं, रुके नहीं, वही थे श्रीदेव सुमन। इन अत्याचारों के विरोध में इनके द्वारा 29 फरवरी 1944 को अनशन शुरू किया गया और इनकी प्रमुख 3 मांगे थी। प्रजामंडल को मान्यता दी जाए, यानी प्रजामंडल को टिहरी रियासत में कार्य करने की आजादी दी जाए। दूसरा था कि मुझे जेल से पत्राचार करने की आजादी दी जाए और तीसरा था मेरे खिलाफ चलाए गए झूठे मुकदमों की सुनवाई राजा स्वयं सुने। अब इनकी मांगों को टिहरी के राजा नरेंद्र शाह के पास भेजा गया और साथ में चेतावनी दी गई, यदि 15 दिन के भीतर इन मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो इनके द्वारा आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। और इंतजार करते करते समय बीत गया लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो इनके द्वारा
3 मई 1944 को ऐतिहासिक आमरण अनशन शुरू किया गया। जेल प्रशासन द्वारा इन पर बहुत से अत्याचार किए गए ताकि इनका अनशन तोड़ा जा सके, लेकिन ये झुके नहीं। टिहरी की जनता में भी राजा के प्रति गुस्सा पनपने लगा, इसलिए प्रशासन द्वारा यह झूठ फैलाया गया कि आने वाली 4 अगस्त को महाराज के जन्मदिन पर श्रीदेव सुमन को रिहा कर दिया जाएगा। और साथ में श्रीदेव सुमन से भी यह कहा गया यदि वे माफी मांग लें तो उन्हें 4 अगस्त को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन श्रीदेव सुमन झुके नहीं और उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। देखिए, अनशन करते करते इनकी तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई और इसलिए जेल प्रशासन द्वारा इन पर कुनैन के इंजेक्शन लगाए गए और इससे इनकी तबियत और ज्यादा खराब हो गई। 20 जुलाई 1944 को इन्हें बेहोशी आना शुरू हुआ और 25 जुलाई 1944 को टिहरी का यह वीर सपूत टिहरी राजशाही के तानाशाही के खिलाफ लड़ते लड़ते 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद अपने शरीर के कणकण को सच में नष्ट कर गए। और इसके बाद भी जेल प्रशासन द्वारा इनके साथ क्रूरता दिखाई गई और इनके शव को भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर फेंक दिया गया। अपने महान नेता की इस प्रकार की निर्मम हत्या से टिहरी के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने राजा का जमकर विरोध किया। और श्रीदेव सुमन जी के त्याग, समर्पण और बलिदान का ही परिणाम था कि 1 अगस्त 1949 ईस्वी को टिहरी के लोगों को राजशाही की तानाशाही से मुक्ति मिली और टिहरी भारत संघ में विलय हुआ और संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बना। इस प्रकार से श्रीदेव सुमन ने अपने जीवन का त्याग देकर लोगों को आजादी की सांस लेने का मौका दिया और इसीलिए उनकी याद में 25 जुलाई को प्रतिवर्ष सुमन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख ही लिया है तो अंत में मैं आपको बता दूं कि उनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है। उनके जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है कि लक्ष्य को पाते हुए चाहे कितनी विकट परिस्थितियां आ जाए, चाहे मुसीबतों के पहाड़ टूट जाएं, चाहे कोई कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, लेकिन हिम्मत और साहस से आगे बढ़ते रहना चाहिए और मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। मंजिल मिल ही जाएगी। भटकते भटकते गुमराह तो वो लोग हैं जो घरों से निकले ही नहीं। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।